दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में रहते हैं हम, और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जो आज हमें आजादियां मिली हुई हैं उनका जिक्र हमारे देश के संविधान में है। इस दुनिया में अगर भारत की चर्चा होती है तो इसी बात पर होती है कि हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं। लेकिन आज वो लोकतंत्र खतरे में है क्या? आज हमारे देश में अघोषित इमरजेंसी लगाने की कोशिश कर ली गई है क्या आज हमारे देश के लोकतंत्र को छिन्न भिन्न करने की पूरी कोशिश की जा रही है क्या आज हमारे देश में लोकतंत्र की तमाम व्यवस्थाओं को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है? ये तमाम सवाल आज हमें इसलिए पूछने पड़ रहे हैं क्योंकि आज जो देश में हो रहा है वो देश की जनता को ना तो सही से पता चल पा रहा है, ना उसकी खबर मिल पा रही है। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, लाखों सरकारी कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में जुटे। लाखों की भीड़ दिल्ली के रामलीला मैदान में आई और उसने ये मांग की कि भाई ऐसी निकम्मी सरकार हमें नहीं चाहिए जो इस सरकार हमें सिर्फ जुमला देकर छोड़ दे। उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग करते हुए यहाँ पर प्रदर्शन किया गया और देश भर से आए लाखों सरकारी कर्मचारी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। लेकिन आपने टीवी मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर इक्का दुक्का चैनल्स को छोड़कर यह खबर कहीं नहीं देखी होगी। इसके अलावा अब अगर बात की जाए तो अभी आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया। संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया, पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, टीवी पर खबर दिखाई जा रही है, लेकिन शराब घोटाले से जोड़कर दिखाई जा रही है। और शराब घोटाले में उनकी क्या संलिप्तता है ये ईडी बाद में बताएगी, लेकिन फिलहाल संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। इधर अगर बात की जाए तो ईडी की तरफ से और तमाम कार्रवाइयां भी हमारे देश में की जा रही हैं। लेकिन मैं इसे लोकतंत्र पर हमला नहीं कहूंगा, मैं इसे कहूंगा कि एक संस्था अपना काम कर रही है, अगर उसे कुछ गलत लग रहा है, कुछ अनियमितताएं समझ में आ रही हैं तो उसे बिल्कुल जांच करनी चाहिए। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि भाई विपक्ष के नेता ही सिर्फ ईडी के निशाने पर क्यों हैं? वो नेता ईडी के निशाने पर क्यों नहीं रहते जो नेता भ्रष्टाचार के आरोपी हैं और बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गए, जो नेता भ्रष्टाचार में संलिप्त थे, जिनके सबूत भी आए, जिन पर आरोप खुद बीजेपी के लोगों ने लगाए, लेकिन जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हुए रेड वेड पड़ना सब बंद हो गई। इसका इतिहास गवाह है। मैं ज्यादा डिटेल में बताऊंगा तो ज्यादा लंबा ये प्रोग्राम हो जाएगा, लेकिन ये आपको पता है कि आप अगर इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन में पिछले 9 सालों में कितने ऐसे नेता थे जो धुल गए, जो ईडी के निशाने पर थे, जो और तमाम संस्थाओं के निशाने पर थे, जिन्हें जेल जाना ही चाहिए था, जिन्होंने जनता के साथ धोखा किया था। लेकिन आज जिस देश में नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि भाई भ्रष्टाचार के खिलाफ नरेंद्र मोदी खुलेआम खड़ा हुआ है, उसी देश में भ्रष्टाचारियों की एक बड़ी लंबी फेहरिस्त बीजेपी में शामिल होने वालों की है। बीजेपी में आते ही किन नेताओं पर रुका एक्शन? हेमंत बिस्वा शर्मा, असम कांग्रेस की तरुण गोगोई सरकार में मंत्री रहे हेमंत बिस्वा शर्मा पर शारदा चिटफंड घोटाले में सीबीआई ने आरोपी बनाया। शर्मा पर आरोप था कि शारदा ग्रुप के डायरेक्टर सुदीप्त सेन से 20 लाख रुपए हर महीने उन्होंने लिए, जिससे ग्रुप का कामकाज जो बेहतर तरीके से चल सके। शर्मा से अंतिम बार सीबीआई ने 27 नवंबर 2014 को पूछताछ की थी। हेमंत ने अगस्त 2015 में बीजेपी ज्वाइन कर ली। कांग्रेस का आरोप है कि इसके बाद सीबीआई ने हेमंत की फाइल बंद कर दी। हेमंत अभी असम के मुख्यमंत्री हैं। ममता सरकार में कद्दावर मंत्री रहे शुभेंदु अधिकारी से सीबीआई ने शारदा घोटाले में पूछताछ शुरू की। उन पर आरोप था कि शारदा ग्रुप के डायरेक्टर सुदीप्त सेन से फेवर लिया था। शुभेंदु पर बाद में नारदा स्टिंग ऑपरेशन में भी पैसा लेने का आरोप लगा, जिसकी जांच ईडी ने शुरू की। तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि शुभेंदु जब टीएमसी में थे तब जांच एजेंसी उन्हें परेशान कर रही थी, लेकिन जैसे ही वो बीजेपी में गए तो सारे मामले उन्हें क्लीन चिट देते चले गए। 2022 में बंगाल पुलिस ने शुभेंदु के खिलाफ शारदा घोटाले में जांच शुरू की। शुभेंदु वर्तमान में बंगाल विधानसभा में बीजेपी के विधायक दल के नेता यानी कि नेता प्रतिपक्ष हैं। आसनसोल के कद्दावर नेता जितेंद्र तिवारी ने 2021 में तृणमूल छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया था। उस वक्त मोदी सरकार में मंत्री रहे बाबुल सुप्रियो ने इसका खुलकर विरोध किया था। सुप्रियो ने कहा था कि कोयला चोर और तस्करों को पार्टी में लाने का बड़ा नुकसान होगा। सुप्रियो ने फेसबुक पर पोस्ट लिखकर कहा था कि कोल तस्करी केस में सीबीआई की कार्रवाई के बाद कुछ नेता बीजेपी में आने की जुगत में लगे हैं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। हालांकि हाईकमान ने तिवारी की एंट्री को हरी झंडी दे दी। तृणमूल का आरोप है कि तिवारी कोयला तस्करी में शामिल रहे हैं और उन पर सीबीआई का एक्शन नहीं हो रहा है। नारायण राणे महाराष्ट्र शिवसेना उद्धव गुट का आरोप है कि नारायण राणे को भी बीजेपी ने वॉशिंग मशीन में डालकर पाक साफ कर दिया। राणे अभी मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं।
बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने उन पर आदर्श सोसाइटी मामले में हेरफेर का आरोप लगाया था। साल 2012 में सोमैया ने सीबीआई को 1300 पन्नों का एक दस्तावेज भी सौंपा था। साल 2017 में किरीट सोमैया ने ईडी को पत्र लिखकर नारायण राणे की संपत्ति जांच करने की मांग की थी। साल 2019 में नारायण राणे बीजेपी में शामिल हो गए और उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया गया। शिवसेना उद्धव गुट का आरोप है कि राणे को लेकर सीबीआई और ईडी ने जांच रोक दी है। कर्नाटक में बीजेपी का चेहरा बीएस येदियुरप्पा पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा। येदियुरप्पा को इसकी वजह से मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी। येदियुरप्पा पर 2011 में 40 करोड़ रुपए लेकर अवैध खनन को शह देने का आरोप लगा और लोकायुक्त ने उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट भी जारी किया। 2013 के चुनाव में येदियुरप्पा अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़े, जिससे बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ा। इसके बाद येदियुरप्पा की घर वापसी हुई। 2016 में सीबीआई की विशेष अदालत ने येदियुरप्पा को क्लीन चिट दे दी। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी में आने के बाद येदियुरप्पा के खिलाफ एजेंसी ने जांच ठीक ढंग से नहीं की। हार्दिक पटेल गुजरात। पाटीदार आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल पर बीजेपी सरकार के दौरान राजद्रोह का केस दर्ज किया गया था। हार्दिक को इसकी वजह से तड़ीपार भी रहना पड़ा। हार्दिक पर 20 केस दर्ज किए गए थे। पटेल गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस का आरोप है कि राजद्रोह केस में बचने के लिए हार्दिक ने यह कदम उठाया। हार्दिक अभी बीजेपी के वीरमगाम से विधायक हैं। अब उन दो नेताओं की कहानी जिन पर विपक्ष में रहने के दौरान बीजेपी भ्रष्टाचार का आरोप लगाती थी। दोनों नेता पहले बीजेपी के साथ आए और उन पर आरोपों से पीछा छुड़वाया, फिर बीजेपी से बाहर निकल आए। अजीत पवार महाराष्ट्र के कद्दावर नेता अजीत पवार पर 70,000 करोड़ रुपए के सिंचाई घोटाले का आरोप 2014 से पहले बीजेपी लगाती थी। इस मामले की जांच ईओडब्ल्यू को सौंपी गई थी। अजीत पवार को लेकर बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो पवार को जेल में चक्की पीसने की बात कह रहे थे। 2019 में एक राजनीतिक उठापटक में अजीत बीजेपी के साथ चले गए। पवार देवेंद्र फडणवीस के साथ जाकर गठबंधन कर लिया और खुद डिप्टी सीएम बन गए। इसके बाद घोटाले से जुड़ी सारी फाइलें बंद कर दी गई। बाद में अजीत पवार बीजेपी छोड़ खुद की पार्टी में लौट आए। इधर मुकुल रॉय की अगर बात की जाए तो ये पश्चिम बंगाल से हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुकुल रॉय पर 2015 में शारदा घोटाले में पैसा लेकर चिटफंड कंपनी फेवर देने का आरोप लगा। रॉय ने 2017 में बीजेपी ज्वाइन कर ली, जिसके बाद उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। साल 2019 में रॉय ने दावा किया कि सीबीआई ने इस मामले में उन्हें क्लीन चिट दे दी है और गवाह के तौर पर सिर्फ पूछताछ की है। तो आप ये बड़ी लिस्ट जो मैंने आपके सामने पेश की, इस बड़ी लिस्ट को देखने और समझने के बाद आपको ये पता चल गया होगा कि भाई भ्रष्टाचारी वही होता है जो बीजेपी में शामिल नहीं होता है। भ्रष्टाचारी वही होता है जो विपक्ष का नेता होता है। बाकी जितने भी लोग बीजेपी में शामिल हो जाते हैं वो भ्रष्टाचार के दाग उन पर से धुल जाते हैं। सारी जांच एजेंसियां उनकी जांच को पूरा तरीके से रोक देती हैं। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या संजय सिंह की गिरफ्तारी को आप इसी नजरिए से देखते हैं? क्या और तमाम जो नेताओं के यहाँ छापेमारी चल रही है या पत्रकारों के यहाँ छापेमारी चल रही है, उस पर आपकी क्या राय है? क्या यही सब वहां भी चल रहा है? इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमें कमेंट बॉक्स में दें।